बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का तीसरा चैप्टर सांस्कृतिक परिवर्तन पढ़ेंगे। तो इससे पहले कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था औद्योगिकरण पढ़ाया, नगरीकरण पढ़ाया, है ना। तो कैसे कैसे हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ, कैसे नगरीकरण हुआ, तो ये सब हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया। तो उसमें ये परिवर्तन कैसे आए। तो बच्चों, जो परिवर्तन होता है वो एक प्रकृति का नियम होता है। सभी चीजें बदलती हैं समय के अनुसार। तो समय के अनुसार जिस जिस चीज में जो जो परिवर्तन आता है वो एक प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, तो हम सांस्कृतिक परिवर्तन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि संस्कृति क्या होती है। सबसे पहले हम मतलब समझेंगे संस्कृति का। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम अपनाते हैं, वो सब क्या होता है? वो हमारी एक संस्कृति होती है। संस्कृति जन्मजात नहीं होती, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार होती है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार होती है। तो ये संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक संस्कृति होती है और एक अभौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति कौन सी होती है? जिसमें वे सभी सुख सुविधाओं की चीजें आ जाती हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो भौतिक संस्कृति कहलाती है। और जो अभौतिक संस्कृति होती है, इसमें हमारे मूल्य आते हैं, हमारे विश्वास आते हैं, हमारे परंपराएं आती हैं, हमारी रीति रिवाज आते हैं, हमारी प्रथाएं आती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और आज इन सब में परिवर्तन आ रहा है। आज हमारे सोचने में परिवर्तन आ रहा है, आज हमारे मूल्य में परिवर्तन आ रहा है, आज हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग हो गया है और हम आधुनिकता में प्रवेश कर गए हैं। तो बच्चों, ये संस्कृति आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं संस्कृतिकरण की ओर कि ये संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृति की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी है। इसकी अवधारणा किसने दी है? M.N. श्रीनिवास ने। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो आप लिखेंगे M.N. श्रीनिवास ने दी है। इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि जब भी कोई हिंदू जाति, निम्न हिंदू जाति अपने विचारों से उच्च हिंदू जाति के विचार अपना लेती है, तो यह संस्कृतिकरण कहलाता है। जब कोई निम्न हिंदू जाति, मतलब जातियां उच्चता और निम्नता के आधार पर बटी हुई हैं, तो श्रीनिवास का ये मानना है कि जब भी कोई निम्न हिंदू जाति अपने विचार उच्च जाति के लोगों जैसे बना लेती है, उनकी तरह रहना चल लगती है, उनकी तरह विचारधारा बना लेती है अपनी, तो ये क्या कहलाता है? यह संस्कृतिकरण कहलाता है। इस संस्कृति का प्रभाव हमारी जीवन शैली में आता है। हमारी भाषा पर प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब, ये जो हमारी संस्कृतिकरण की ओर जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हमारी इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होती है। ज्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जहां पर उच्च जातियों का प्रभुत्व होता है, वहां पर बड़े पैमाने पर संस्कृतिकरण होता है। क्योंकि जो उच्च जाति के लोग होते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने को उनमें मिलाना चाहता है, उनके अनुसार रहना चाहता है, उनके अनुसार अपने विचार बनाना चाहता है। तो जिन क्षेत्रों में उच्च जातियों का प्रभुत्व होता है, वहां संस्कृतिकरण अधिक होता है। और भारत में तो उच्च जातियों की परंपराओं को निम्न जातियों द्वारा अपनाया जाना बेहद कठिन है। ऐसा कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों को अपने में मिलने देना नहीं चाहती हैं। जब भी निम्न जाति के लोग अपने में इस तरह का कोई परिवर्तन करने लगते हैं, तो उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो उनको दंडित करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग हमारे अंदर मिलें। तो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में
चल रही थी। तो वो कुरीतियां कौन कौन सी थी? उसमें बाल विवाह था, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। तो बाल विवाह मतलब जब बच्चा छोटा होता था तभी उसकी शादी पक्की कर दी जाती थी, उसका विवाह कर दिया जाता था। अभी उसको कुछ पता भी नहीं होता था और उसकी शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह की कुरीति थी। सती प्रथा कि अपने पति के साथ ही स्त्रियां अपने आप को समाप्त कर लेती थीं। सती प्रथा भी हमारे देश में प्रचलित थी। विधवा पुनर्विवाह कि अगर कोई स्त्री का पति मर गया है तो अगर वो दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसका दूसरा विवाह करने नहीं दिया जाता था। उसको तरह तरह के समाज के द्वारा ताने मारे जाते थे। उसको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। उनको किसी शुभ कार्यों में आगे नहीं आने दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी जाति प्रथा, उच्च और निम्नता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। तो इन कुरीतियों से कुछ समाज सुधारक बहुत दुखी हुए, कुछ लोग बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने इन कुरीतियों को समाप्त करने का सोचा। तो जब वो इन कुरीतियों के विरोध में खड़े हुए तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया? समाज सुधारक। ऐसे लोगों ने अपने आप को एक दूसरे के संपर्क में लेकर आए। ये लोग तब संचार के माध्यम भी नहीं थे, संगठनों का कोई स्वरूप नहीं था, विचारों की कोई प्रकृति नहीं थी। तो लेकिन जब धीरे धीरे इन सब का विकास हुआ तो ये सब लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए और इन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए और विभिन्न प्रकार की स्थापना की। जैसे राजा राम मोहन राय है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज एक ग्रंथ लिखा। इन सभी ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। तो इससे संबंधित इन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलन भी किए। तो इस तरह से समाज में जो कुरीतियां थीं उनको इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया और देश में परिवर्तन को लेकर आए। आता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की अवधारणा भी श्रीनिवास ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप, अर्थात हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन था 150 सालों के परिणाम स्वरूप उस समय जो परिवर्तन आए, उनके साथ रहने से जो परिवर्तन आए, क्या क्या परिवर्तन आए? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया, विचारधारा में परिवर्तन आया, मूल्य में परिवर्तन आया। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन मतलब टेक्नोलॉजी मतलब नए नए उद्योग खुले और उन उद्योगों में यंत्रों से काम होने लगा। हमारी जो सोच थी, जो संकीर्ण सोच थी, उसमें भी हमारे बदलाव आया। तो ये पश्चिमीकरण 2 प्रकार से हुआ। पहला तो जो व्यक्ति डायरेक्ट ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आए कि उनके साथ काम करते थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके बताए नियम कायदे कानून मानते थे। तो जब हर वक्त उनके साथ रहते थे तो उनके जो सोचने का तरीका था, उनका जो रहने का तरीका था, उनका जो बात करने का तरीका था, वो उन लोगों ने अपना लिया। एक तो वो डायरेक्ट संपर्क वाले थे। फिर ऐसे लोग जब दूसरे लोगों के संपर्क में आए, समाज में आकर, देश में आकर, तो उनके संपर्क में जो व्यक्ति आए वो उनसे प्रभावित हुए, उन लोगों ने भी अपने विचारों में, अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह से पश्चिमीकरण 2 प्रकार से हुआ। एक तो जो डायरेक्ट अंग्रेजों के संपर्क में आए, दूसरा जो व्यक्ति अंग्रेजों के संपर्क में आने से अपने में जिन्होंने बदलाव किया, उन बदलाव लाए हुए व्यक्तियों के संपर्क में जो व्यक्ति आए, उनके माध्यम से जो पश्चिमीकरण आया उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं, अर्थात अंग्रेजों की विचारधारा को अपनाना। नेक्स्ट है आपका आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है वैज्ञानिक युग। वैज्ञानिक युग, इसमें लोग अंधविश्वास छोड़ देते हैं और किसी भी बात पर कब विश्वास करते हैं? जब तर्क के आधार पर किसी भी चीज पर वो विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और उस बात को मान लिया। उसको वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, उसको तार्किक तरीके से देखते हैं, उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारते हैं।
तो जो आधुनिकीकरण है, इसमें अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और लोगों ने भाग्यवादिता पर किसी भी चीज को छोड़ना गलत साबित किया। उन्होंने पहले क्या करते थे लोग, ये सोचते थे हमारे भाग्य में यही लिखा है तो यही होगा, लेकिन जो आधुनिकीकरण हुआ उसमें भाग्यवादिता को कोई स्थान नहीं है। वो भाग्यवादिता को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं देते, वो भाग्यवादिता से ऊपर उठकर ज्ञान और विज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। तो ये आपका है आधुनिकीकरण। इसमें ही एक आपका आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म में विश्वास न करना। किसी भी धर्म में विश्वास न करना मतलब जैसे हमारा भारत देश है, उसका अपना धर्म है हिंदू धर्म, लेकिन यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, वो सभी का सम्मान करता है। वो किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता है, सभी धर्मों को उसने अपना धर्म समझकर अपना रखा है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता का भी विकास हुआ, जिसमें भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहलाता है, देश कहलाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, पारस्परिक सहयोग से रहते हैं, तो इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बच्चों, इसमें ये सांस्कृतिक परिवर्तन में आपने ये सब चीजें देखी, संस्कृति क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, और समाज में कौन कौन सी कुरीतियां थी जिनके प्रति आंदोलन हुआ और उनमें सुधार हुआ, और धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो ये सारे आपके सांस्कृतिक परिवर्तन में आते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इससे संबंधित कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।